ऑनलाइन हो गया, स्टार्ट है। यस वी लाइन नाउ। हाउ फ्रेंड्स, प्रिंस यादव फॉर फिजिक्स। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लास 11th का सर्कुलर मोशन। ओके, आर यू रेडी? ओके, सर्कुलर मोशन को देखते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का कंडीशन यहाँ पे कि सबसे पहले हमको यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल, सर्किल का यहाँ से हमने सेंटर ले लिया, सेंटर ऑफ ओ, एंड फॉर द रेडियस इज आर, एंड फॉर रेडियस इज आर। इस पॉइंट को हमने ए लिया एंड इस पॉइंट को हमने बी लिया। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे मैंने लिया रेडियस ऑफ आर, रेडियस ऑफ आर। इस वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल आर है, यहां पर भी वृत्त की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। तो सबसे पहले वृत्तीय गति में ये होता है कि जो मेरा यहां से पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हमने यहां से कोई एक पार्टिकल ले लिया और इस पार्टिकल को हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी पे इसको भेजते हैं। तो कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मोशन कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मोशन कर रहे हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब हमने मोशन किया और ये इस चीज को मैंने यहां से स्टॉप कर दिया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मोशन करते समय यदि मैंने इधर वाले पार्ट को पूरे को स्टॉप किया, बंद किया है, तो मैंने देखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब कोई यहां से पार्टिकल जाता है तो पार्टिकल जाते समय यहां से वो विस्थापन जो करेगा वो रेखीय विस्थापन होगा। तो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो विस्थापन होगा वो रेखीय विस्थापन होगा। रेखीय विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, फिर मैंने यहां से कुछ टाइम बाद मैंने देखा जो रेखीय विस्थापन है इसको यहां पे हम लोग रेखीय विस्थापन, विस्थापन, ये हमारा रेखीय विस्थापन है। फिर यहां से मैं जब ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से जब मैंने पॉइंट ए पे आया एंड द रेडियस इज आर, इसका रेडियस कितना है? आर है। तो ओ पॉइंट से जब मैंने ए पॉइंट पे मेजर किया, ओ पॉइंट से, सेंटर ओ पॉइंट से जब ए पॉइंट पे मैंने मेजर किया और ए पॉइंट से जब मेरा पार्टिकल आकर के पॉइंट बी पे रुक गया, तो हमने फिर देखा कि ए पॉइंट से पार्टिकल किस पे रुका है? बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से पार्टिकल कहां पे रुका है? बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट से यदि पार्टिकल बी पॉइंट पे रुका है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब मैंने अपने ऐसे सर को ऐसे किया तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? ठीक है, तो इस एंगल को हम कितना मान लेते हैं? थीटा। और इस थीटा का यहां पे एक नया नाम मैं देता हूं, थीटा को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन, इसको बोलते हैं एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे मेरा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फिर से आप देखो, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो पॉइंट ए से भी पॉइंट हम बी पे जाते हैं, तो पॉइंट ए से बी पे जाते समय इस चीज को मैंने कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है। तो यहाँ पे विस्थापन कैसा होगा? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन को किससे डिनोट कर देते हैं? एस से। और यहां से जैसे ही मैंने एस विस्थापन करने के बाद जब मैं सेंटर ऑफ ओ से देखना स्टार्ट करता हूं पॉइंट ओ को, तो यहां से जो मेरा पार्टिकल है वो पार्टिकल यहां से आकर के कहां पर रिमूव हो गया है? बी पे। तो ए से जब मैंने बी पे देखा तो ए से बी पे, ए से बी पे तो एंगल कितना हो गया? थीटा। तो इस थीटा को मैंने एक नाम दिया, थीटा को बोला कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां से कुछ कंडीशन देखते हैं। यदि रेखीय विस्थापन है, यदि यहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं, ठीक, यानी हम लोग यहां से रेखीय विस्थापन के लिए देखते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स मेरा ए से जो पार्टिकल्स बी पे गया है, तो ए से बी पे गया और बी से भी फिर रिमूव होकर के भी फिर ए पे आ रहा है, तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 का। ये एंगल कितना बनेगा? 360 का। यदि मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए देखूं, कोणीय विस्थापन के लिए देखूं, तो हमको पता है कि कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो यदि हम लोग कोणीय विस्थापन को देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं,
तो जब यदि लीनियर डिस्प्लेसमेंट यदि 360 एंगल बना चुका होगा, उस टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपना एंगल कितना बना चुका होगा? 2 पाई। जब यदि ये अपना यदि 180 डिग्री बना चुका होगा, तब ये अपना एंगल कितना बना चुका होगा? पाई। जब ये अपना यदि 90 डिग्री का एंगल बना चुका होगा, तब ये अपना एंगल कितना बना चुका होगा? पाई बाई 2। हमने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि लीनियर जो हमारा होता है यहां से डिस्प्लेसमेंट, यदि इसमें टाइम को एडजस्ट कर देंगे तो यहां से हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी, वेग निकल जाएगा, रेखीय वेग। यदि हम लोग यहां से कोणीय विस्थापन को पकड़ रहे हैं और इसमें भी टाइम को इन्वॉल्व कर देंगे, तो यहां से हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जब भी टाइम को इन्वॉल्व करते हैं तो यहां से ओमेगा निकलता है, जिसको बोलते हैं कोणीय वेग। तो एंगल को हमेशा किसमें मापते हैं? रेडियन में। तो इसलिए मैंने यहां पे एंगुलर विस्थापन के लिए कितना फाइंड किया? 2 पाई। और रेखीय विस्थापन के लिए कितना फाइंड किया? 360। यहां से कितना है? 180। ये कितना है? पाई। यहां से मेजर किया 90, यहां से मेजर किया पाई बाई 2। ओके, अब कुछ चीजें देखते हैं यहां से। और ध्यान से देखो आप। अच्छा, इतना तो मैंने मेजर कर लिया। कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाईमेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा बाय मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है कोण इज इक्वल टू चाप बटे कितना? त्रिज्या ना। एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण इक्वल्स टू चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से जो एंगल हमारा है वो एंगल है कितना? थीटा। यहां से मेजर करेंगे चाप, तो चाप यहां से यही ना होता है चाप। देखिए ये चाप है, चाप को मैंने पहले से मेजर कर चुका है कितना? एस। और रेडियस फॉर मैंने यहां से कैपिटल आर लिया, तो मैंने यहां पे ले लिया कैपिटल आर। यहां से करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू थीटा इंटू आर इक्वल्स टू कितना? एस। अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आगे अभी इस मेथड को हम लोग समझेंगे अच्छे से ये होता क्या है, बट अभी तक मैं इसको यहीं पे स्टॉप किया हूं। अब इसके बाद हमारा आता है कि वृत्तीय गति के अंतर्गत यदि हम लोगों ने जब रेखीय विस्थापन फाइंड कर लिया, कोणीय विस्थापन फाइंड कर लिया, तो एक चीज यहां से कॉमन चीज पहले देखते हैं कि जो हमारा यहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रेखीय विस्थापन है, इस रेखीय विस्थापन को मैंने यहां पे मेजर किससे किया है? एस। तो रेखीय विस्थापन कितना हुआ? एस हुआ। अच्छा, जो मेरे यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन है, इसको मैंने मेजर किससे किया है? थीटा से। तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ? थीटा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कंडीशन कुछ। तो अब इसके बाद यहां पे हम लोग एक चीज और मेजर करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि ए पॉइंट से यदि बी पॉइंट पे हम गए हैं और बी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरा विस्थापन है, रेखीय विस्थापन है, ये एस है। और हम एज्यूम कर लेते हैं सर, सपोज दैट मान लेते हैं कि ए से मैंने यहां पे कोई पॉइंट ए डैश हो, तो यदि ए से हम यदि ए डैश पॉइंट पे जाते हैं तो यहां से पहले की अपेक्षा रेखीय विस्थापन छोटा हो रहा है। जब पहले की अपेक्षा रेखीय विस्थापन छोटा हो रहा है तो इसको हम क्या मान लें? डीएस। तो यहां पे यदि रेखीय विस्थापन छोटा से है तो हम अभी थोड़ा सा लेते हैं यहां पे कितना? डीएस। जब यदि यहां से एंगल को मेजर करेंगे तो हम यहां से ए से हम यदि ए डैश पे जा रहे हैं तो मेरा थीटा भी छोटा हो जाएगा। जब थीटा भी छोटा हो जाएगा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, कोणीय विस्थापन भी छोटा हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? डी थीटा। हम एक काम करते हैं कि यदि पॉइंट ए से यदि पॉइंट हम ए डैश पे गए हों, पॉइंट ए से पॉइंट ए डैश पर गए हों, तो ए से ए डैश पर जब यदि हम गए हों, तो ए से ए डैश पॉइंट पे जब गए हों तो कुछ तो टाइम इंटरवल लगा होगा। तो इसमें भी हम टाइम इंटरवल को इन्वॉल्व कर दें, टाइम इंटरवल को इन्वॉल्व कर दें, यानी dt टाइम लेते हैं, तो ds अपॉन क्या मिल जाएगा? dt। ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी हम ऐसा काम कर देते हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? dt। ओके, तो यहां से भी फाइंड करेंगे तो ds अपॉन dt इक्वल्स टू यहां से हमको क्या मिलेगा? dv। और यहां से डी थीटा अपॉन dt हमको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा डी ओमेगा। एक नया नाम फिर से मिला आपको, ओमेगा। जैसे हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं,
वैसे ही कोणीय वेग जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी होती है, उसको हम लोग यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से ये ओमेगा हो गया, तो ओमेगा को बोलेंगे यहां से हम कोणीय वेग। ये हमारा है कोणीय वेग, ये है कोणीय वेग। और यहां से डीवी को फाइंड करेंगे तो ये हमारा है रेखीय वेग, ये हमारा है रेखीय वेग, और ये हमारा है कोणीय वेग। अब थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं यहां से, जो हमने कंडीशन को जो फाइंड किया है, मैंने दो कंडीशन यहां से फाइंड किया था। एक कंडीशन है ds अपॉन का dt, और एक कंडीशन मैंने फाइंड किया है d थीटा अपॉन का dt। मैंने अभी आपसे बोला कि ds अपॉन का dt ये हो गया dv, और d थीटा अपॉन का dt ये हो गया हमारा d ओमेगा। ठीक है, ये चीज आती कहां से है? तो इसमें हमारे 2 पॉइंट्स आती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हम मान लेते हैं ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक रेखीय वेग फाइंड कर लेते हैं, या ताक्षणिक रेखीय विस्थापन फाइंड कर लेते हैं। वैसे जैसे मान लेते हैं मेरा ताक्षणिक है, इसको तत्काल भी कहते हैं, इसको तत्काल भी कहते हैं। वेग है जो कि ये रेखीय है, तो ताक्षणिक तत्काल रेखीय वेग को फाइंड करने के लिए हम कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हो जाता है मेरा लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 ds अपॉन का dt। ये ds अपॉन का dt में मैंने टाइम को इन्वॉल्व किया है, तभी तो यहां पे लिमिट में t टेंड्स टू मैंने 0 लिया है। तो ds अपॉन का जब भी dt को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी होती है v के इक्वल। आप यहां पे dv कह सकते हो, नॉट प्रॉब्लम, dv है। पहले जैसे जो मेरा रेखीय विस्थापन छोटा था, टाइम इंटरवल मैंने छोटा लिया, तो इसका वेग भी छोटा हो गया। बट कंडीशन जो होता है ये हमारा v आता है, फिर भी ठीक है, मैंने यहां से dv लिया है। ऐसे भी कंडीशन को हम यहां पे ले लें, एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, ताक्षणिक और तत्काल कोणीय वेग, तो उसमें भी हमारा आता है लिमिट t टेंड्स टू 0। यहां से फाइंड करेंगे तो कंडीशन वही अप्लाई हो जाएगा, d थीटा अपॉन का कितना dt, t टेंड्स टू 0 d थीटा अपॉन का dt इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा के इक्वल होता है। आप थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए d ओमेगा ले लो। जो मैंने कोणीय वेग जो मैंने फाइंड किया है, ये छोटा सा कोणीय वेग है, छोटा सा है, बट ये वेग है तो वेग ही रहेगा, लेकिन ये छोटा सा मैंने यहाँ फाइंड किया, अभी डी के पर्पस में हम लोग चल रहे हैं। तो कंडीशन भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमारा टोटल लीनियर वेलोसिटी है, और ये टोटल हमारा कोणीय वेलोसिटी है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। दोनों हम यहां से फाइंड किए। अब जैसे इक्वेशन आता है, यहां से एक इक्वेशन क्लास 11th का पूछता है बार बार कि आप प्रूफ करो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा या v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये बाद में देखेंगे क्या बनेगा। पहले हम इसको प्रूफ तो करते हैं कि कैसे आता है। तो कंडीशन हमें दो चीज अप्लाई हुआ कि ds अपॉन का dt इक्वल्स टू v, और d थीटा अपॉन का dt इक्वल्स टू ओमेगा। ये ओमेगा होता है, इसको थोड़ा सिकोड़ देते हैं w को ऐसे, ये ओमेगा है। ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग, और यहां से v को बोलते हैं रेखीय वेग। अब आगे हम फाइंड करके आपको दिखा रहे हैं कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। जैसे मैंने ये सर्किल लिया था, सर्किल इज द सेंटर ऑफ O एंड द पॉइंट ऑफ A एंड पॉइंट ऑफ B। यहां से इसका रेडियस कितना था R, ये रेडियस कितना था R, सर्किल तो रेडियस सेम ही होगा। ये एंगल कितना है थीटा, और ये रेखीय विस्थापन था कितना था S। अब यहां से हम लोग फाइंड करते हैं, जो हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था, कोड इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। यहां से आ जाएगा चाप अपॉन का त्रिज्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या। कोण कितना है थीटा है, इक्वल्स टू चाप कितना है एस है,
रेडियस फॉर कितना है, आर। इसको ठीक से लिखते हैं तो यहां से कितना हमको मिलेगा, एस इक्वल्स टू थीटा इंटू का आर। अभी हम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं कि क्रॉस होगा या डॉट होगा। अभी हम फॉर्मूले को पहले ला लेते हैं, इसमें v इक्वल्स टू और ओमेगा लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, अभी बोथ साइड को t के सापेक्ष टाइम को ऐड करके इसको ओपनिंग कर देते हैं, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो यहां पे जो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, डी डी टी एस इक्वल्स टू डी डी टी थीटा इंटू आर। टी के सापेक्ष में यहां पे इसको अवकलित कर रहा हूं, तो समय के साथ जो बदलता है, तो समय के साथ यहां पे एस पॉइंट है, तो एस भी हमारा रेखीय विस्थापन समय के साथ बदल रहा है, तो इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। तो ds अपॉन का dt इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी थीटा इंटू आर। तो थीटा इंटू आर में कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैंने देखा कि सर पॉइंट ए पे हमारे पास कोई पार्टिकल था, कुछ टाइम बाद पार्टिकल कहां चला गया, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए से मैंने मेजर किया तो पॉइंट बी, पॉइंट बी से फिर पार्टिकल जा सकता है पॉइंट सी, पॉइंट सी से फिर पार्टिकल जा सकता है पॉइंट डी। मतलब देखा जाए तो ये पूरा अराउंड मोशन कर सकता है 2 पाई एंगल, लेकिन इसमें चेंज क्या नहीं है, रेडियस। यस, इसमें रेडियस चेंज नहीं है। जब रेडियस को चेंज नहीं कर सकते हैं तो जिसको हम चेंज नहीं करते हैं उसको हम कॉमन कर ले। तो हम यहां से आर को कॉमन कर लेते हैं, डी थीटा अपॉन का कितना आ गया, डी टी। अभी हमने फाइंड किया था ताक्षणिक रेखीय वेग, ताक्षणिक कोणीय वेग, ठीक है। उसको हम कोणीय विस्थापन को ताक्षणिक भी कह सकते हैं। तो यहां से ds अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिला था मेरे को, v। यहां से वैल्यू कितना आ गया, r, और डी थीटा अपॉन का dt कितना होता है, ओमेगा। तो अभी हमने तो वैल्यू को फाइंड किया v इक्वल्स टू आर ओमेगा, बट अभी कंडीशन है कि क्रॉस होगा, ओमेगा का डायरेक्शन किधर को होगा, ठीक है, रेडियस किधर को जाएगा। तो यहां से हम लोग उसको बाद में फाइंड करेंगे लास्ट में, v इक्वल्स टू आर ओमेगा में कौन सी वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद देखते हैं, यदि आप किसी भी पार्टिकल को यदि यहां पर रिमूव कर रहे हो, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, फिर पुनः फिर पॉइंट ए पे आ रहे हो, तो पॉइंट ए वाले पार्टिकल पे जब यदि हम लोग आ रहे हैं तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, आवर्तकाल और आवृत्ति। एक होता है आवृत्ति और एक होता है आवर्तकाल। ये आवर्तकाल है ना, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगा जितना भी समय होता है वो आवर्तकाल होता है। तो एक चक्कर में कितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकालों को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवृत्ति जो हमारी होती है इसको एप से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को जब भी हम लोग यहां पे डिनोट्स करेंगे तो ये एक सेकेंड में, फिर से फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हमारी एक सेकेंड में जितना पार्टिकल्स रिमूव कर जा उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम निकाल लेते हैं आवर्तकाल क्या होता है, बाद में निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पे मेजर करते हैं पहले आवर्तकाल के बारे में। तो आवर्तकाल को फाइंड करने के लिए यहां से जब कंडीशन को फाइंड करेंगे तो एक चक्कर में ना, जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन का टी। तो पहले हम निकालते हैं कि एक चक्कर में कोई भी पार्टिकल कितना रिमूव कर जाएगा, कितना घूम जाएगा। तो एक चक्कर में कोई भी पार्टिकल कितना घूमेगा, 2 पाई, इतना ही तो घूमेगा। एक चक्कर में कोई भी पार्टिकल कितना घूमेगा, 2 पाई। तो हमें यहां से भी फाइंड करना हो कि टी समय में कितना पार्टिकल रिमूव कर रहा है। तो जब टी
फाइंड करना है टी चक्कर में कितना पार्टिकल्स यदि मेरा रिमूव कर रहा है, तो टी को यदि यहां से डिफाइन करेंगे तो यहां से कितना डिफाइन हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास जो एंगुलर व्यू होता है डिस्प्लेसमेंट थीटा, और उसका जो यहां से वेग मैंने फाइंड किया है ओमेगा, तो ओमेगा वाले कंडीशन पे भी हम लोग फाइंड करना शुरू कर दें, तो ओमेगा की कंडीशन पे भी यहां से इस वैल्यू को यदि फाइंड करेंगे तो यहां से हमारी कंडीशन कितनी आ जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन का टी। तो यहां से भी फाइंड करेंगे तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन का ओमेगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन का ओमेगा। ये मेरा यहां से फाइंड हो सकता है ना, ठीक है ना। टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन का ओमेगा। कहते हैं कि टी टाइम में एक आवर्त, तो एक आवर्तकाल क्या होता है, तो एक चक्कर करने में, तो एक चक्कर जो मैं कर रहा हूं वो 2 पाई है। उसकी वेलोसिटी कितनी है वी, यानी कि वी वेलोसिटी से रिमूव कर रहा है मेरा पूरा एंगल कितना है 2 पाई। तो टाइम इंटरवल को हम लगा दें तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन का ओमेगा। यदि हमको यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मुझे पता है कि एक सेकंड में जितना भी चक्कर हो जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी क्या जाती है। तो यहां से भी हम लोग फाइंड करें कि एक सेकंड में जितना भी हो, तो हमको पता है यहां से कंडीशन को हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं कि हमें सर एक कंडीशन तो पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन का कितना टी, और टी इक्वल्स टू यहां से फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा ओमेगा इनटू का यहां से कितना अपॉन का आ जाएगा ना टी को वहां पे, तो 2 पाई आ जाएगा, सॉरी, तो 2 पाई अपॉन का ओमेगा। हमें एक सेकंड के लिए फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन का आवर्तकाल टी। तो यहां से इसको डिफाइन करेंगे तो 1 अपॉन का हो जाएगा 2 पाई अपॉन का ओमेगा। तो एफ इक्वल्स टू यहां से ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, अपॉन का हो जाएगा 2 पाई, और यहां से यदि इंप्लाइज दैट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू मिलेगा 2 पाई एफ। ये भी फॉर्मूला होता है। यहां से हमको यदि एफ चाहिए तो एफ इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन का 2 पाई, और ओमेगा इक्वल्स टू डिफाइन करेंगे तो 2 पाई एफ। ओके डन। बाकी का क्लास आगे कल चलेगा। ओके हाँ, यहाँ पे कंडीशन जो नहीं समझ में आई है उसको आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके डन।